हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर एचटेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितनी भी रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आरोह भाग 1 जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। आरोह भाग 2 की शुरुआत अब हमने करी हुई है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हम उस रचनाकार पर बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं, क्योंकि उन रचनाकारों से संबंधित प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं। तो आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उनके रचनाकारों को तैयार कर लीजिए। आपके प्रश्न जो हैं वो वहीं से बन जाएंगे और आपके एचटेट को देखते हुए उसी तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम में निराला की कविता बादल राग लगी हुई है, तो बादल राग को पढ़ने से पहले हम निराला का बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से, गंभीरता पूर्वक, व्याख्यात्मक रूप से हम उनका अध्ययन करेंगे। एक वीडियो आपको मिल चुकी होगी और आज हम दूसरा जो है वो भाग आपको मैं करवा रही हूँ। और ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको देखने के पश्चात निराला के संबंध में अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सी बातें हम जो है वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं निराला का संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व विरुद्धों का सामंजस्य की उस अवधारणा में से विकसित हुआ। कारक ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य इनकी रचनाओं में मिलता है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं इनके विषय में। ठीक है, विरुद्धों का सामंजस्य क्या क्या मतलब है कि निराला जो है, जैसे कि वो मुक्तक की छंद की बात करते हैं, मुक्त छंद की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी रचनाओं में बहुत ही कठिन कठिन छंदों का प्रयोग करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ वो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा में, दूसरी तरफ क्या है वो कुकुर मुत्ता जो उनकी कविता में है, उस कविता है उसके अंदर बहुत ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई स्तर ही नहीं है, जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, अरबी, फारसी, हर तरह के शब्द हमें उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है विरुद्धों का सामंजस्य इनमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, जैसे जूही की कली, और फिर सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का वो पालन करते हैं। तुलसीदास जो है वो इनकी रचना है उसमें। ठीक है, एक और राम की शक्ति पूजा लिखते हैं जिसमें तत्सम शब्दावली का आग्रह है, तो दूसरी ओर कुकुर मुत्ता में अबे सुन बे गुलाब की आद्योपांत देशी भंगिमा है। ठीक है, निराला यहाँ बिना महाकाव्य लिखे सच्चे महाकवि हैं। अपने जीवन और रचना क्रम में मूलतः विद्रोही होने के बावजूद उनके प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास हैं। तो निराला के प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, स्वयं वो विद्रोही व्यक्तित्व के स्वामी थे, कबीर दास जैसी अक्खड़ता उनमें थी, लेकिन उनके प्रिय कवि कौन थे? उनके प्रिय कवि तुलसीदास थे। ठीक है, निराला की जो प्रथम कविता है वो जूही की कली है, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आपको पता ही होगा कि जो निराला जो है वो जूही की कली को लेकर के कहाँ गए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को के पास गए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरी इस कविता को छाप दीजिए, लेकिन जो निराला है, सॉरी, द्विवेदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस कविता में जो है वो अश्लीलता है और रबड़ छंद में ये कविता लिखी हुई है, कोई छंद इसमें नहीं है। तो वो उस कविता को जो है वो अश्लील कह करके, भदेश कह करके उसको अस्वीकार कर देते हैं, छापने से मना कर देते हैं। कब? 1916 ईस्वी में। यह कविता दिसंबर 1923 ईस्वी में मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुई थी। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, 1961 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि निराला की प्रथम कविता कौन सी है? निराला की जो प्रथम कविता है वो क्या है? जूही की कली। अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जो है जीवन का विष बुझा हुआ है।
विषय रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना बताया है निराला की प्रथम कविता। रामविलास शर्मा क्या मानते हैं कि जो निराला की प्रथम कविता है वो कौन सी है, वो वंदना है, भारत माता की वंदना। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि निराला की ऐतिहासिक महत्व की कविता जूही की कली न केवल अपने विधान में कवित्व छंद पर आधारित है, बल्कि नायक नायिका का प्रणय प्रसंग जो है इसमें दिया गया है वो कहीं ना कहीं उस प्रसंग में किससे जुड़ी है, रीतिकाल से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पवन और उसके माध्यम से तोड़ दिए हैं उरोजों के बंध सारे के, ये इस तरह की जो है वो बातें इसमें लिखते हैं, तो इसके कारण इस पर अश्लीलता का आरोप जो है वो लगाया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली कविता को सरस्वती में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि तोड़ दिए कंचुकी के बंद सारे उरोजों के उभार ने, यहाँ मतलब इस तरह की भाषा और इस तरह के भावों का प्रयोग किया है, तो इसलिए इसे जो है वो छापने से द्विवेदी जी मना कर देते हैं। अनामिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था 1923 ईस्वी में। अब इनके काव्य संग्रह कौन कौन से थे? देखिए, दो अनामिका इनके जीवन काल में प्रकाशित हुई थी। पहली अनामिका जो है वो प्रकाशित हुई थी 1923 ईस्वी में, और दूसरी जो अनामिका प्रकाशित हुई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ, 1938 में। ठीक है, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 ईस्वी में, बेला 1946, नए पत्ते भी 1946, अर्चना 1950 और आराधना 1953, गीत गूंज 1954 और क्या है, सांधे काकली अंतिम काव्य संग्रह है जो इनका 1964 ईस्वी में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ, क्योंकि निराला की मृत्यु हो चुकी थी 1961 ईस्वी में, और जो सांधे काकली है वो प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक है, तो ये मृत्यु के पश्चात जो है वो प्रकाशित हुआ था। कौन सा? सांधे काकली। पूछा जा सकता है कि निराला की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाली जो रचना है वो कौन सी है? सांधे काकली है। ठीक है, प्रथम संस्करण जो है इसका 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और द्वितीय संस्करण अनामिका का कब प्रकाशित हुआ था? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह क्या है? इनका प्रथम कविता संग्रह। प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? अनामिका। और इसमें प्रथम कविता संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? देखिए, सम्राट एडवर्ड के प्रति। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रेयसी, सच है, रेखा, राम की शक्ति पूजा, वह, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। देखिए, ये जो है जैसे कि राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी 1935 ईस्वी में। ठीक है, सरोज स्मृति प्रकाशित हुई थी, राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज स्मृति 1935 में। ठीक है, ये दोनों ही रचनाएं कहाँ प्रकाशित हुई थी? अनामिका भाग 2 में ये जो है वो रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, इसमें संग्रहित अधिकांश कविताएं निराला जी की उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता का द्योतक हैं। ठीक है, चाहे निराला की जो है वो राम की शक्ति पूजा है, चाहे उनकी सरोज स्मृति है, चाहे यही सच है, चाहे उनकी सम्राट एडवर्ड के प्रति है, चाहे विधवा है, चाहे उनकी कविता जो है वो भिक्षुक है, हर कविता जो है वो नए भाव बोध से जो है वो जुड़ी हुई है और बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। निराला जी की भाषा शैली का रूप जो है वो अत्यंत सरल और छोटे पदों के कुशल व्यवहार में दिखाई पड़ता है। अनामिका में संग्रहित रचना सच है का प्रकाशन है 1935। वो सच में क्या लिखते हैं? यह सच है, बार बार हार हार में गया, उड़ी धूल तन सारा, भर गया नहीं फूल, जीवन अविकच है, यही सच है। देखिए, कहीं ना कहीं सरोज की मृत्यु के पश्चात जो निराला है वो टूट जाते हैं, पूरी तरह से बिखर जाते हैं, और वो बिखराव जो है वो उनकी आगे की जो बहुत सी कविताएं हैं उनमें दिखाई पड़ता है। परिमल का प्रकाशन कब हुआ? 1930 में, दूसरा काव्य संग्रह है इनका। तो इसमें क्या है? गीत भी है, मुक्तक भी हैं, और मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी हैं। ठीक है, इसकी जो है अधिवास तथा पंचवटी प्रसंग कविताएं दर्शन प्रधान है। भिक्षुक तथा विधवा जैसी कविताएं यथार्थ की तीव्रता दिखाई पड़ती है। देखिए, परिमल में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं? देखिए, अधिवास जो है वो परिमल में है, पंचवटी प्रसंग भी परिमल में है,
और भिक्षुक और विधवा, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो कहाँ है, परिमल में है। और परिमल की विशेष जो है वो क्या बात है कि परिमल की भूमिका में ही जो निराला जी है वो छंदों की मुक्ति की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह छंदों की भी मुक्ति होती है। इस काव्य संग्रह की कविताओं में छायावादी तत्वों के साथ प्रगतिवाद की भी झलक देखी जा सकती है। ठीक है, किसमें, इस काव्य संग्रह में। ठीक है, जैसे भिक्षुक है, यहाँ प्रगतिवाद है, विधवा है, नारी जीवन की जो अवहेलना है, उसकी विधवा जीवन की किस प्रकार वो उपेक्षित जीवन जीती है, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसमें संग्रहित कविताएं हैं भिक्षुक, बादल राग, ये भी प्रगतिवादी कविता है। ठीक है, जूही की कली प्रणय प्रसंग की कविता है। विधवा प्रगतिवाद है। अधिवास पंचवटी प्रसंग, जागो फिर एक बार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। संध्या सुंदरी, कवि यमुना के प्रति महाराज शिवाजी को पत्र, ये सारी की सारी जो कविताएं हैं वो कहाँ संकलित है, परिमल में संकलित है। परिमल, इनकी भिक्षुक कविता कब प्रकाशित हुई थी, 17 नवंबर 1923 ईस्वी में। संध्या सुंदरी कविता 24 नवंबर 1923 ईस्वी में मतवाला में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, परिमल में संग्रहित कुछ कविताओं के उदाहरण देखिए। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, वह भाव में लीन, काल क्रूर के तांडव की समृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, वह भारत की ही विधवा है। कौन सी कविता में से है, ये विधवा कविता में से। और विधवा कहाँ संकलित है, परिमल में संकलित है। ठीक है, दिवस अवसान का समय समीप था, मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ये जो है ये कौन, संध्या सुंदरी जो इनकी कविता है उसमें से ली गई है। ठीक है, गीतिका क्या है, प्रकाशन हुआ था गीतिका का 1936 में। इस रचना में अपने हृदय के भावों के संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। देखिए, यह जो गीतिका जो रचना है वो उन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी को समर्पित की है। ये रचना, इस रचना में क्या है, संगीत स्वर में ये रचना लिखी गई है। 4 प्रकार के गीत हैं। नारी सौंदर्य से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, प्रार्थना परक है और विचार प्रधान इसमें गीत हैं। ठीक है, संगीत और छंद का अद्भुत समन्वय किया गया है इसमें, और 101 गीतों का संग्रह है। ठीक है, जो गीतिका है उसमें कितने गीतों का संग्रह है, इसमें 101 गीतों का संग्रह है। इस पुस्तक का समर्पण निराला ने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती मनोहरा देवी को किया है। ठीक है, गीतिका के माध्यम से कवि ने सिद्ध कर दिखाया है कि खड़ी बोली में कविता के अनुभव को बरकरार रखते हुए संगीत शास्त्र अनुमोदित गीतों की रचना हो सकती है। कि खड़ी बोली के अंदर कविता का अनुभव को बरकरार रखते हुए जो है वो शास्त्रीय संगीत के रूप में जो है वो रचना हो सकती है। इन्होंने गीतिका की भूमिका में ब्रज की अपेक्षा खड़ी बोली में निहित अधिक प्राण शक्ति का उल्लेख किया है। कि जो है वो कहते हैं कि ब्रज भाषा से ज्यादा माधुर्य जो है वो खड़ी बोली में है। ठीक है, तुलसीदास बहुत ही प्रिय इनकी रचना है। इसका रचना काल 1934 ईस्वी है। प्रथम 5 अंकों का प्रकाशन 1935 में और सुधा पत्रिका में हुआ था, परंतु ये पुस्तक कार रूप में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मतलब पहले ये जो है वो कैसे प्रकाश में आई, मतलब कि अंकों के माध्यम से प्रकाश में आई थी और फिर पुस्तककार रूप में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इसका प्रकाशन वर्ष यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1938 ही बताएंगे। इनका श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है। देखिए, तुलसी की दास का जो मतलब कि कैसा है ये प्रबंध काव्य है। ये रचना की शैली कैसी है, प्रबंध काव्य में ये रचना लिखी गई है। इसमें कवि ने गोस्वामी के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इस रचना में गोस्वामी जी को अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त बताया गया है। वही प्रसंग है इसके अंदर की रत्नावली जो है वो मायके चली जाती है और तुलसीदास उसके पीछे पीछे मायके चले जाते हैं। रत्नावली जो है उनको फटकार लगाती है, तो वही सारी बातें जो है इसमें दर्शाई गई हैं। ये प्रसिद्ध जो है ये पंक्तियां हैं, ये आपसे हो सकता है ये पंक्ति आपसे पेपर में देकर के पूछ लिया जाए कि बताइए किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, जिस कलिका में कवि रहा बंद वह आज उसी में खुली मंद, करना होगा यह तिमिर पार देखना सत्य का मिहिर द्वार। तो ये सारी ही पंक्तियां महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान में रखनी होंगी।
कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942। ये जो है वो मार्क्सवाद से या प्रगतिवाद से प्रेरित रचना मानी जाती है। इस प्रबंधात्मक ये लंबी कविता है। देखिए, पूर्वार्ध भाग 1941 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और पुस्तक रूप में फिर ये कब प्रकाशित हुई थी? 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसलिए कई बार कहीं पर इसका स्थान प्रकाशन वर्ष 1941 देखने को मिलता है और कई स्थानों पर इसका प्रकाशन वर्ष 1900 जो है वो 42 देखने को मिलता है। कुकुरमुत्ता क्या है? सर्वहारा। सर्वहारा क्या है? जो सब कुछ हार चुका हो अपना, जो शोषित वर्ग है उसको क्या कहा जाता है? सर्वहारा कहा जाता है। ठीक है। गुलाब जो है यहाँ पूंजी पति का प्रतीक है और पूंजीपतियों पर व्यंग्य इसमें किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का इसमें प्रचुर प्रयोग किया गया है। नंद किशोर नवल, नंदी किशोर नहीं है, ये नंद किशोर है। नंद किशोर नवल ने कुकुरमुत्ता को निराला की कविता ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी कविता का क्या माना है? इसको प्रस्थान बिंदु माना है। ठीक है। किसने माना है? निराला की कुकुरमुत्ता को संपूर्ण हिंदी का जो है वो प्रस्थान बिंदु मानते हैं नंद किशोर नवल। ठीक है। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर नहीं है भाई, ये प्रभाकर है। ठीक है। प्रभाकर माचवे, ठीक है, प्रयोगवाद के कवि हैं, आपको पता ही होगा, प्रथम प्रयोगवादी कवि हैं ये। और कुकुरमुत्ता को ही निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहते हैं। मतलब चाहे नंद किशोर नवल है चाहे प्रभाकर माचवे हैं, वो निराला की कविता को जो है वो प्रस्थान बिंदु कहते हैं। दूधनाथ सिंह क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। ठीक है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत खुशबू जो पाई तूने, रंगो रंगो आब, खून चूसा है खाद का तूने, अशिष्ट डाल पर इतराता है कैपलिस्ट। इस तरह की बातें करते हैं इसमें। ठीक है। देखिए कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। अणिमा 1943 युग मंदिर उन्नाव से प्रकाशित हुई। इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? 44 कविताएं संकलित हैं। इस रचना को निराला ने रामविलास शर्मा को समर्पित किया था। ठीक है। निराला रामविलास शर्मा का बहुत आदर करते थे और रामविलास शर्मा भी निराला का बहुत आदर करते थे और निराला की साहित्य साधना जो है वो लिखी हुई है। अणिमा की भूमिका में निराला ने लिखा है मेरे इधर के पदों का संग्रह, उसमें अधिकांश गीत है, प्राय सभी गीतों की भाषा सरल है। ठीक है। अणिमा में मैं अकेला हूँ, स्नेह निर्जर बह गया, गहन है यह अंधकार, चूंकि यहाँ दाना है बादल छाए, तो ये दलित जन पर करो करुणा। ये सारी चीजें जो हैं वो संकलित हैं कहाँ पर? जो इनकी काव्य संग्रह है अणिमा। ठीक है। अगला है बेला और नए पत्ते, 1946 में है दोनों। बेला जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुई? देखिए ये कोई आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। बेला में संकलित बाहर में कर दिया गया हूँ, जल्द जल्द पैर पैर बढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? ये सारी अधर रुखे, काले बादल, ठीक है, ये बाहर के दिन, ये सारे के सारे गीत हैं इसके अंदर। और नए पत्ते में क्या है? देखिए यह काव्य संग्रह भी शाहगंज इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नए पत्ते में संकलित गीत कौन से हैं? रानी और कानी खजोरा, राजे ने रखवाली की, चरखा चला, कुत्ता भौंकने लगा, ठीक है, झिंगुर डटकर बोला, तो छलांग मारता चला गया, महंगू महंगा रहा। तो ये सारी जो कविताएं हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। निराला की गद्य रचनाएं देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निराला की ने कौन कौन सी गद्य रचनाएं लिखी, यानी उपन्यासों के नाम पूछे जा सकते हैं, कहानी संग्रह के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो छायावाद के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यास लेखन का श्रेय किसको जाता है? निराला को जाता है। देखिए इन्होंने क्या है, अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, ये उपन्यास अपने जीवन में लिखे, पूर्ण उपन्यास थे। ठीक है। अप्सरा का प्रकाशन 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1936। ठीक है। एक जो है वो 31 में, एक 33 में, दो जो है वो 36 में। इस तरह से कुछ ट्रिक लगा करके आप याद कर लीजिए। अपूर्ण उपन्यास कौन से हैं? चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सारे के सारे जो हैं अपूर्ण हैं इनके। अनुदित उपन्यास हैं आनंद मठ, कपाल कुंडला, ये बंगाल के उपन्यास हैं, सारे बंगाली भाषा के हैं। ठीक है। तो देवी चौधरानी, ये सारे के सारे इनका अनुवाद किया था बंगाली से हिंदी में। रेखा चित्र हैं इनके कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर बकरीहा 1941, ये क्या है? इनके रेखा चित्र हैं, इनको भी आप याद करेंगे। निबंध संग्रह देखिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से निबंध संग्रह इनके? प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चैन, ठीक है, और संग्रह, ये क्या है? इनके निबंध हैं।
कहानी संग्रह भी महत्वपूर्ण है। लिली, सखी, सकुल की बीवी, देवी, चतुरी, चमार, सखी, ये कहानी संग्रह है। ठीक है। समीक्षात्मक कृतियां कौन सी है? ये यहाँ से, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके पेपर की के लिए परीक्षा की दृष्टि से कि जो रविंद्र कविता कानन है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था, ये समीक्षात्मक कृतियां हैं, किसने लिखा था? निराला ने लिखा था, क्योंकि निराला जो है वो रविंद्र को अपना आदर्श मानते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। पंत और पल्लव, ये जो पंत ने जो पल्लव लिखा था ना, तो उसके ऊपर जो है वो आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। और पंत को जो है निराला पंक्ति चोर कह करके बुलाते हैं, तो इस पर एक विवाद जो है वो हिंदी साहित्य जगत में हो गया था। ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें। आलोचनात्मक ग्रंथ निराला की साहित्य साधना जो है वो 3 भागों में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। नाटक क्या है? पंचवटी प्रसंग इनका एक नाटक है। और 1916 में इनका हिंदी बंगाली का तुलनात्मक व्याकरण जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देखिए, कोई ऐसी विधा नहीं थी जिस पर निराला ने काम नहीं किया हो, हर विधा पर उन्होंने लेखनी चलाई है। कुछ जैसे उपन्यास उन्होंने जो लिखे हैं, माना जाता है कि उपन्यास लिखने के पीछे आर्थिक वजह थी, क्योंकि गद्य लेखन निराला को ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो इस तरह के उपन्यास लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो प्रतिभा झलक नहीं पाती है उनकी, जितनी उनकी कविताओं में झलकती है। ठीक है। प्रसिद्ध कविताएं हैं। सरोज समृति है, जैसे 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सरोज समृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है और संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है। ठीक है। इसमें करुणा की पृष्ठभूमि पर श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, अनेक भावों का जो है वो गुम्फन इसमें दिखाई पड़ता है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ हैं, यानी कि ऐसा शोक गीत कभी लिखा नहीं गया। यह अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की स्मृति में लिखते हैं। ठीक है। सरोज 18 वर्ष की हो चुकी थी, 19वीं में उसने प्रवेश किया था, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। धन्य में पिता, निरर्थक तेरे हित कुछ भी न कर सका। ठीक है। जाना था तो अर्थ गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। मतलब अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि मैं निरर्थक हूँ, मतलब मैं ऐसा पिता हूँ जो अपनी बेटी की सुख के लिए, उसके शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। जाना था तो अर्थ गमो पाए, कि मैं धन कमाने के सारे साधन, सारे उपाय समझता था, जानता था, लेकिन लख कर अनर्थ, इस पथ पर हारता गया मैं आर्थिक समर। इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे इस पथ पर इस तरह से जो है वो बिना बात की, मतलब वो क्या कहते हैं कि बेवजह के काम करके मुझे अपने अपने किससे समझौता करके, अपने असूलों से समझौता करके मुझे जो है वो धन कमाना अच्छा नहीं लगा। शायद इसी कारण से मैं धन नहीं कमा पाया। मैं जानता तो था लेकिन कमा नहीं पाया। सरोज स्मृति में वो क्या कहते हैं? लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, कि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता था। किसी का जो देखिए सुचिते पहनाकर चीना शुक रख सका न तुझे दधी मुख, कि अच्छे वस्त्र नहीं पहना सका, तुझे बढ़िया खिला नहीं सका। मैं जो है वो एक निरर्थक पिता था। यहाँ क्या कहते हैं कि आर्थिक पथ पर रहा मैं, जो है हारता रहा मैं स्वार्थ समर, कि मैं स्वार्थी तो लोगों की तरह बन नहीं सकता था, और इसीलिए क्या है मुझे जीवन के अंदर ज्यादा प्रसिद्धि, धन धान्य की प्राप्ति नहीं हुई। राम की शक्ति पूजा प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में, अनामिका के दूसरे भाग में संकलित है। 312 पंक्तियों की एक प्रबंधात्मक कविता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके कथानक पर क्या है, मतलब बांग्ला के कृतवास रामायण का इस पर प्रभाव है, उसको आधार बनाकर लिखी गई है, और शक्ति छंद में रचित है। ठीक है। कौन से छंद में रचित है? शक्ति छंद में रचित है। और कविता का मुख्य विषय क्या है? सीता की मुक्ति है। ठीक है। राम रावण का युद्ध इसका विषय नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इसकी भाषा जो है उनको व्यवस्थित नहीं लगती। निराला जी की भाषा अधिकांश संस्कृत की तत्सम पदावली से जुड़ी हुई होती है,
जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। देखिए, राम की शक्ति पूजा में घोर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का वो प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और राम नरेश त्रिपाठी इसकी भाषा को क्या कहते हैं? सांप झाड़ने का मंत्र कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कविता नहीं है, ये सांप झाड़ने का मंत्र है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है इसमें निराला से संबंधित कोई ऐसी मतलब कि चर्चा नहीं है जो हमने नहीं की हो, या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो निराला से पूछा जाए और आपको इस पीडीएफ में नहीं मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं निराला की जो कविता है बादल राग। ठीक है, उस पर हम उसकी व्याख्या करेंगे और कहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और जय हिंद जय हिंदी।